हाँ सर, तो बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट में हम लोग कुछ पढ़ेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट, नेटवर्क थ्योरम एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एसी सर्किट। यहाँ पर सर हम लोग बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल पर ध्यान नहीं देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट, हम बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला चीज हम लोग डिस्कस करेंगे, ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ, तो सर आप लोग को भी पता होगा कुछ ना कुछ ओम्स लॉ के बारे में, ठीक है। अगर हम लोग को ओम्स लॉ को डिस्कस करना है तो सबसे पहले एक हम लोग कंडक्टर कंसीडर कर लेते हैं। चलिए मान लेते हैं कि एक कोई कंडक्टर है सिलिंड्रिकल शेप का। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो कंडक्टर का हम लोग शेप लेते हैं वो शेप हम लोग सिलिंड्रिकल शेप लेते हैं। ये कोई कंडक्टर है सिलिंड्रिकल शेप का। इस कंडक्टर का हम लोग मान लेते हैं कि क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए और साथ साथ में इसका लेंथ है एल। एल ये है कंडक्टर, और कंडक्टर का जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी हम लोग मान लेते हैं सिग्मा। कंडक्टिविटी सिग्मा है कंडक्टर का, और साथ साथ में रेसिस्टिविटी हम लोग मान लेते हैं रो। सिग्मा क्या है? सिग्मा को हम लोग कहेंगे कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर। कंडक्टिविटी ऑफ एनी कंडक्टर। रो इज रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। रेसिस्टिविटी एक्चुअल में सर किसी भी कंडक्टर का प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। तो रो इज रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर अगर मैं इस कंडक्टर में एक बैटरी लगा दूं, अगर यहाँ पर इस कंडक्टर में एक बैटरी अप्लाई कर दिया जाए, एक कोई बैटरी है जिसका दो टर्मिनल होता है बैटरी का। बैटरी को मैं V से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। दो टर्मिनल होता है बैटरी का, एक माइनस टर्मिनल और एक होता है प्लस टर्मिनल। माइनस टर्मिनल को हम लोग कहते हैं लोअर पोटेंशियल टर्मिनल, लोअर पोटेंशियल टर्मिनल। और प्लस टर्मिनल को हम लोग कहते हैं हायर पोटेंशियल टर्मिनल, हायर पोटेंशियल टर्मिनल। तो अगर किसी कंडक्टर में हम एक बैटरी अप्लाई कर दे, एक बैटरी लगा दी, तो हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं? हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि इस कंडक्टर में कुछ करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। करंट को हम लोग आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आई क्या है? आई इज करंट इन कंडक्टर। यानी जैसे ही आप कंडक्टर में वोल्टेज अप्लाई करेंगे या फिर बैटरी कनेक्ट करेंगे, वैसे ही कंडक्टर में करंट आई फ्लो करना शुरू कर। अब जैसे जैसे आप वोल्टेज को इंक्रीज करते जाएंगे, अगर आप वोल्टेज को बढ़ाते जाएं तो करंट भी बढ़ते जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो किसी भी कंडक्टर में करंट होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड वोल्टेज के। मैथमेटिकली I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V को हम लोग मैथमेटिकली ऐसे भी लिख सकते हैं, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं यहां से प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करूं, प्रोपोर्शनलिटी हटाया जाए तो कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। उसी कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर। आर, आर से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। आर इज रेसिस्टेंस ऑफ, रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। रेसिस्टेंस क्या होता है सर? ये भी प्रॉपर्टी होता है किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल का, जो करंट के फ्लो को अपोज करता है। यानी ये रेसिस्टेंस क्या करता है? अपोजेज फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट। और यहाँ पर इस केस में ये रेसिस्टेंस है क्या बताइए? तो रेसिस्टेंस जो है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। रेसिस्टेंस क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है। सर यहां तक समझ में आया क्या? यस सर।
पर थोड़ा फास्ट फास्ट हम कर रहे हैं और हम लोग स्टेटमेंट वाइज ही चीजों को ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल बेसिक सर हम लोग केवल पढ़ेंगे, ताकि टू दी पॉइंट हम लोग जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उसको बना सकें। और रेसिस्टेंस सर होता है कांस्टेंट, और जो रेसिस्टेंस का वैल्यू होता है किसी भी कंडक्टर में वो होता है रो एल बाई ए। इसको याद रखना है सर, रो एल बाई ए। रो क्या है? रेसिस्टिविटी। एल क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर। ए क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। ये जो रेसिस्टेंस होता है रो एल बाई ए। एक और चीज यहाँ पर ध्यान देना है कि जो कंडक्टिविटी होता है किसी भी कंडक्टर का, कंडक्टिविटी सिग्मा, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, वो इक्वल होता है 1/ρ। यानी कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। ये है रो क्या है? रेसिस्टिविटी। तो इस पॉइंट को भी सर याद रखना है कि किसी भी कंडक्टर का जो कंडक्टिविटी होगा वो क्या होगा? रेसिप्रोकल होगा उस कंडक्टर के रेसिस्टिविटी से। ठीक है, ठीक है सर। एक्चुअल में मैं वेटिंग हॉल यहाँ पे क्रिएट हो गया है, इस वजह से मैं देख भी नहीं पा रहा हूँ कि कितने लोग वेटिंग में। ठीक है, चलिए कल से ऐसा नहीं होगा। तो कंडक्टिविटी ऑफ एनी कंडक्टर इज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स रेसिस्टिविटी। इस पॉइंट को भी हम लोग हमेशा याद रखेंगे। अब चलिए देखिए, ध्यान से यहाँ पर समझना है। ध्यान से क्या समझना है? टू दी पॉइंट याद रखना है। हम लोग क्या देखे? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू I इंटू आर। आर क्या है यहाँ पर? आर है कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तब हम लोग कहेंगे कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है? I है। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I। तो अगर हम लोग V और I के बीच में सर ग्राफ बनाने जाएं तो ग्राफ कैसा मिलेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I है ना। अगर मैं इस एक्सिस पर V रखूं, इस एक्सिस पर I रखूं, तो जो ग्राफ मिलेगा वो कुछ स्ट्रेट लाइन मिलेगा, इस तरह से स्ट्रेट लाइन। तो ध्यान देना है कि अगर वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो तब हम लोग कहेंगे कि ओम्स लॉ एप्लीकेबल है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओम्स लॉ एप्लीकेबल कब होगा? ओम्स लॉ एप्लीकेबल तभी होगा जब वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ क्या हो? स्ट्रेट लाइन हो। तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे ओम्स लॉ, ओम्स लॉ is applicable, is applicable, first point, if curve between V and I is a straight line। फर्स्ट पॉइंट याद रखना है सर कि अगर वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो हम लोग कहेंगे कि ओम्स लॉ एप्लीकेबल है। सेकेंड पॉइंट इज if temperature is constant, if temperature is constant। इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखना है। ठीक है, ये ओम्स लॉ तभी एप्लीकेबल होता है जब हम लोग इन्वायरमेंटल टेम्परेचर को कांस्टेंट मानकर चलते हैं। अगर इन्वायरमेंटल टेम्परेचर कांस्टेंट है देन हम लोग कहेंगे कि ओम्स लॉ एप्लीकेबल है। और साथ साथ में वोल्टेज और करंट के बीच का अगर ग्राफ कर्व ए भी स्ट्रेट लाइन हो तो हम लोग कहेंगे ओम्स लॉ एप्लीकेबल। सर यहाँ तक याद रहेगा ये पॉइंट सारा? बहुत बहुत बेसिक पॉइंट है सर। ठीक है, सबको दिख रहा है ना? क्लियर सर? थोड़ा आप लोग बोलते भी रहेंगे, अदरवाइज लगता है कि पता नहीं क्या हम लोग कर रहे हैं। अब चलिए सर,
अब हम लोग कुछ दूसरे बेसिक पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। सेकेंड बेसिक पॉइंट है इंडक्टेंस। इंडक्टेंस या फिर इंडक्टर क्या होता है, थोड़ा उसको देखते हैं। इंडक्टेंस, सर किसी का माइक ऑन है, आप लोग प्लीज माइक को ऑफ कर लीजिए। तो देखिए, इंडक्टेंस का जो बेसिक डिफिनीशन होता है, उस बेसिक डिफिनीशन को बस याद रखना है अभी, और साथ साथ में कुछ इससे रिलेटेड फार्मूला और पॉइंट को याद रखेंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए, इंडक्टेंस का बेसिक डिफिनीशन क्या होता है। ये डिफिनीशन होता है, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ any material in which total flux को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे साई से। in which total flux psi is directly proportional to applied current। यानी अगर किसी मटेरियल में साई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई का होगा, यानी अगर किसी मटेरियल में जो टोटल फ्लक्स क्रिएट होगा, वो टोटल फ्लक्स अगर अप्लाइड करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम लोग कहेंगे उस मटेरियल का जो प्रॉपर्टी होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंडक्टेंस बोलेंगे। उसको हम लोग कहेंगे इंडक्टेंस। कैसे, आप लोग यहां से इस तरह से देखिए, जैसे आप लोग एक क्वाइल को कंसीडर कीजिए। क्वाइल मींस एक वायर को हम लोग कंसीडर करते हैं जो इस तरह का क्वाइल है। एक हम लोग इस तरह का कोई एक क्वाइल कंसीडर कर लेते हैं, ये है कोई क्वाइल। इस क्वाइल का नंबर ऑफ टर्न हम मान लेते हैं एन है। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न। नंबर ऑफ टर्न का मतलब होता है सर कि इस क्वाइल को एन टाइम हम लोग इस तरह से घुमाए हैं। एन इज नंबर ऑफ टर्न ऑफ क्वाइल। अब देखिए, अगर मैं इस क्वाइल में कुछ करंट अप्लाई कर दूं, मैं कुछ करंट आई अप्लाई कर दूं, तो इस क्वाइल के चारों तरफ क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। मैं इस तरह से पढ़ा रहा हूं ताकि आप लोग उस लैंग्वेज को समझ सके, अदरवाइज ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग होता है इलेक्ट्रिकल में। सर हेलो सर, जी सर। विकास कुमार का माइक ऑन है सर, उसको बंद करने बोलिए ना सर, आवाज विकास पीछे जी, से आता है। विकास जी प्लीज आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए। ओके सर। हम लोग ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या पढ़ते आ रहे हैं कि अगर किसी क्वाइल में या किसी वायर में या फिर किसी कंडक्टर में, मान लीजिए एक कोई क्वाइल है या फिर वायर है, अगर इस वायर में हम करंट फ्लो करवा दे, तो उस करंट के वजह से वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप हो जाता है। ठीक है। अब ये सर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, इसकी डिस्कशन बहुत जगह पर आएगा, तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली बता दे रहा हूँ। मैग्नेटिक फ्लक्स एक्चुअल में मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस होता है। ठीक है। जैसे हम लोग बचपन में किसी ना किसी मैग्नेट से खेलते थे। जैसे मान लीजिए कि कोई मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, और इस मैग्नेट के पास एक दूसरा मैग्नेट जब हम लोग ले आते थे, तो कुछ डिस्टेंस आने के बाद ये दोनों मैग्नेट एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करता था या फिर रिपेल करता था। यानी ये जो गैप है दो मैग्नेट के बीच में, इस गैप में कुछ तो है, दो मैग्नेट के बीच में, जिसका इफेक्ट तो हम लोग फील कर रहे हैं और आंखों से नहीं दिख रहा। तो वही जो कुछ तो है इस गैप में, वही मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस होता है। ठीक है। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर किसी क्वाइल में हम करंट फ्लो करवा दें, तो उस क्वाइल में कुछ फ्लक्स डेवलप हो जाता है। तो इस क्वाइल में क्या आ जाएगा, कुछ फ्लक्स आ जाएगा।
मान लेते हैं कितना फ्लक्स यहाँ पर आया, 5 फ्लक्स आया। तो 5 को हम लोग क्या कहेंगे, 5 को हम लोग कहेंगे, 5 क्या है, 5 है फ्लक्स ड्यू टू पर यूनिट टर्न, यानी एक टर्न के वजह से कितना फ्लक्स कॉइल में आया है, तो 5 फ्लक्स आया है। और जो फ्लक्स का यूनिट होता है, ये सब यूनिट सर याद रखना है, ये सब यूनिट भी बहुत बार क्वेश्चन में आते रहता है कि फ्लक्स का यूनिट बताइए क्या होता है। तो फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, 1 टर्न में, इस कॉइल के एक टर्न में कितना फ्लक्स क्रिएट हुआ, 5 वेबर। तो n टर्न में कितना फ्लक्स होगा बताइए, यानी टोटल फ्लक्स इस कॉइल में कितना क्रिएट होगा, टोटल फ्लक्स कितना क्रिएट होगा, साई वेबर, कितना के इक्वल होगा, 1 टर्न में 5 वेबर, तो n टर्न में कितना कितना n इंटू 5 वेबर, इतना टोटल फ्लक्स क्रिएट होगा इस कॉइल में, ठीक है। सर बताइए आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं, ज्यादा समझना नहीं है सर। जिस तरह से हम पॉइंट लिखवाते जाएंगे आप लोग बस उसको याद रखिए, काम हो जाएगा। तो जो टोटल फ्लक्स क्रिएट होगा इस कॉइल में वो कितना होगा, साई इजकल टू n 5 वेबर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, यही हम लोग एक कॉइल कंसिडर किए थे, एक कॉइल कंसिडर किए थे। इस कॉइल में हमने करंट अप्लाई कर दिया I एम्पियर, इसके वजह से इस कॉइल में टोटल फ्लक्स कितना क्रिएट हुआ, साई वेबर। और ये जो साई होगा कॉइल में, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, आई के होगा। साई किसके प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली आई के। और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं इंडक्टेंस, इसी को क्या कहेंगे हम लोग, इंडक्टेंस। पहले तो इसको याद रखना है कि इंडक्टेंस होता क्या है। साई, जिस मटेरियल में टोटल फ्लक्स साई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो अप्लाइड करंट के, उसको हम लोग कहेंगे इंडक्टेंस, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी हटाऊं, साई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई के है, अगर यहाँ से प्रोपोर्शनल हटाया जाए तो यहाँ पर हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो चलिए एक कांस्टेंट लगा देते हैं, इसी कांस्टेंट को हम लोग कहेंगे इंडक्टेंस। इसी कांस्टेंट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से। एल क्या है, एल इज इंडक्टेंस ऑफ कॉइल, यानी इस कॉइल का कितना इंडक्टेंस है, एल इंडक्टेंस है। इंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है, इंडक्टेंस का यूनिट सर याद रखना है, इंडक्टेंस का यूनिट होता है हेनरी, हेनरी। यानी साई इजकल टू एल इंटू आई, तो एल इजकल टू कितना होगा, एल इजकल टू होगा साई बाई आई, और साई कितना के इक्वल आया था, एन इंटू 5 डिवाइडेड बाई आई। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आप लोग के एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो इस फॉर्मूला को याद रखना है कि इंडक्टेंस एल इजकल टू एन 5 बाई आई। एन क्या है, एन एच नंबर ऑफ टर्न ऑफ एनी कॉइल, फाई क्या है, फ्लक्स ड्यू टू पर यूनिट टर्न इन कॉइल, आई क्या है, करंट इन एम्पियर, आई क्या है, करंट इन एम्पियर। तो इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है हमेशा, इसको इस तरह से देखिए। तो यहाँ पर दो चीजें हमें ध्यान में रखनी है, एक तो जो बेसिक डिफिनेशन है, और दूसरा एल का वैल्यू, इंडक्टेंस कितना होगा, तो एल इक्वल टू एन 5 बाई आई, ठीक है। सर सुनाई दे रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है, बोलिए आप लोग, बीच बीच में कुछ बोलते भी रहिए। यस सर। ठीक है सर, चलिए अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या याद रखना है इंडक्टर से रिलेटेड, तो देखिए
इंडक्टर या फिर इंडक्टेंस, इंडक्टर इज एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट, एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट। इंडक्टर जो है वो एनर्जी को स्टोर करके रखता है, यानी एनर्जी को ये स्टोर करता है। कितना एनर्जी स्टोर करता है? एनर्जी स्टोरेज बाय इंडक्टर, लेट एनर्जी स्टोरेज बाय इंडक्टर, स्टोरेज बाय इंडक्टर इज ई। कितना एनर्जी स्टोर कर रहा है इंडक्टर? ई। तो जो ई का वैल्यू होता है वो होता है 1/2 एल इंटू आई स्क्वायर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको भी आप लोग को याद रखना है। इंडक्टर कितना एनर्जी स्टोर करता है? इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। एल क्या है? इंडक्टेंस। आई क्या है? करंट। तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर, अक्रॉस इंडक्टर। यानी कोई इंडक्टर है, ये मान लीजिए कि कोई इंडक्टर है, इंडक्टर को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये है इंडक्टर, कॉइल के फॉर्म में इंडक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। ये इंडक्टर है, इसके क्रॉस मान लेते हैं कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है? V। तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर इज V। तो V इक्वल टू कितना होगा? V का फॉर्मूला भी याद रखना। अगर मान लीजिए किस इंडक्टर में करंट आ रहा है I, तो V इक्वल टू होगा L डी आई बाई डी टी। क्या होगा? V इक्वल टू L इंटू डी आई बाई डी टी। तो एक थर्ड फॉर्मूला है अबाउट द इंडक्टर, इस फॉर्मूला को भी याद रखना कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर कितना? V इक्वल टू L डी आई बाई डी टी। ठीक है सर, आप लोग नोट कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है सर पढ़ने में। ठीक है सर, यस सर। चलिए सर, बहुत बढ़िया, थैंक यू। बस सर देखिए, हम लोगों को ज्यादा दिमाग पर जोर नहीं डालना है। अगर मुझे आप सिविल पढ़ाइएगा तो मुझे क्या समझ में आएगा? कुछ भी नहीं समझ में आएगा, 2 4 5 10 साल लग जाएगा सिविल समझते समझते। इसलिए मैं केवल टू दी पॉइंट आप लोग का बता रहा हूँ कि ताकि आप लोग का थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, चलिए आगे सर, नेक्स्ट वन। नेक्स्ट पॉइंट क्या याद रखना है सर? इंडक्टर का एक प्रॉपर्टी होता कि इंडक्टर always opposes sudden change in current, sudden change of current। यानी इंडक्टर हमेशा सडनली करंट चेंज को अपोज करता, यानी ये करंट को चेंज नहीं होने देता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है सर, any coil can be represented by its properties, that is by resistor and inductor, अब देखिए इसमें क्या है सर कि अगर मान लीजिए कोई क्वाइल है, हमारे पास कोई क्वाइल है, अगर हम उस क्वाइल को इलेक्ट्रिकल सर्किट में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए कि ये कोई क्वाइल है, ये है क्वाइल, ये क्वाइल है, ये क्वाइल मान लीजिए बना हुआ है कॉपर का, ये कॉपर का क्वाइल बना हुआ। कॉपर का ही जनरली क्वाइल यूज करते हैं, क्यों करते हैं?
क्योंकि कॉपर का जो कंडक्टिविटी होता है वो हाई होता है सर, कंडक्टिविटी हाई होता है कॉपर का, इसलिए हम लोग कोई भी कॉइल कॉपर का ही डिजाइन करते हैं। तो अगर मान लीजिए कॉपर का बना हुआ है कोई कॉइल, तो इस कॉपर के बने हुए कॉइल का अपना कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होगा, इसका अपना कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होगा, और साथ साथ में अभी पढ़े हम लोग कि किसी भी कॉइल में इंडक्टर भी प्रेजेंट होता है, यानी इंडक्टिव प्रॉपर्टी भी होता है कॉइल में, क्योंकि कॉइल में जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसलिए किसी भी कॉइल को, इस कॉइल को, ये जो कॉइल है इसको जो हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे उसको रिप्रेजेंट सर सिंपली एक रेसिस्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और साथ में एक इंडक्टर से रिप्रेजेंट करें। तो अगर कहीं पर ऐसा बना हुआ दिख जाए तो इसको समझना है कि सिंपली एक कॉइल है जिसको हम लोग रिप्रेजेंट किए हैं आर एंड एल से। किसे रिप्रेजेंट किए हैं? आर एंड एल से रिप्रेजेंट। ठीक है, ठीक है सर। तो सर देखिए, आज एक्चुअल में मैं 5 बजे ही क्लास लेने के लिए रेडी था। मैं यहाँ पर इंस्टीट्यूट के ऑफिस से ही पढ़ा रहा हूँ जहाँ पे मैं आया था क्लास लेने, लेकिन क्लास डिले हो गया, 6:30 हो गया। कल से हम लोग 5 PM पर रेगुलर क्लास लेंगे और ये ऑफिस बंद करने का टाइम हो गया। ठीक है, बहुत सारे लोग खड़ा है, इंतजार कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग कल से सर 5 PM से पर डे 2 आवर का क्लास लगाएंगे, 2 आवर या फिर 1.3 आवर, मतलब 1.5 घंटे का लगभग। तो कल से सर हम लोग रेगुलर होंगे। आज बस थोड़ा सा आप लोग को इंट्रोडक्शन देना था, क्योंकि लेट मैं नहीं हुआ हूँ, ये कुछ सिस्टम में प्रॉब्लम की वजह से हम लोग आज क्लास 5 बजे से स्टार्ट नहीं कर पाए। तो सर आज के लिए क्षमा चाहते हैं, कल से हम लोग कंटिन्यू होंगे। क्या कह रहे हैं आप लोग? बोलिए सर आप लोग। कल से सर 5 बजे से हम लोग क्लास कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए सॉरी, क्योंकि हम लोग लेट क्लास किया और ये ऑफिस बंद होने वाला है। श्योर। चलिए सर, कल से हम लोग 6:30 पर मिलेंगे श्योर। कल 6:30 मैं कह रहा हूँ, कल सर 5 बजे से हम लोग क्लास रखेंगे कंटिन्यू। 5 PM से रेगुलर क्लास होगा हम लोग का, और आप लोग का सिलेबस श्योर रहिए वो मैं समाप्त कर दूंगा 15 दिनों के अंदर अंदर। ठीक है, आप सब लोगों को थैंक यू आज के लिए। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर आप सबको।